गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। 16 महाजनपदों में प्रथम मगध। ये हम स्टार्टिंग में पढ़कर आए थे बच्चों, 16 महाजनपदों के बारे में। जो मगध है बच्चों, वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। के पीछे कुछ कारण रहे होंगे कि आखिर मगध है वह इतना शक्तिशाली राज्य है, वो कैसे बना, पढ़ेंगे और समझेंगे उसको। चौथी शताब्दी छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध आधुनिक बिहार, जिसको हम आधुनिक बिहार के रूप में जानते हैं, उसका प्राचीन नाम क्या था? मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद का विकास हो रहा था। साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद अपनी राज्य की सीमाओं को बढ़ाना, साम्राज्यवाद कह रहा। साम्राज्यवाद, साम्राज्य की सीमाओं को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? या तो हम उस पड़ोसी के जो राज्य है वो खरीद लें, दूसरा है उसको युद्ध में हरा दें, या तीसरा है संधि हो जाए। तो साम्राज्यवाद से तात्पर्य है कि हम अपने राज्य की जो सीमाएं हैं उनको बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो जहाँ मगध राज्य का लगातार साम्राज्यवाद हो रहा था, उसका विकास हो रहा था। मगध ने सबसे पहले इस दिशा में कदम बढ़ाया। सभी प्राचीन ब्राह्मण एवं जैन ये हमारे क्या हैं, जिससे हमें अपने इतिहास की जानकारी मिलती है। स्रोत ब्राह्मण और जैन स्रोत इस बात की पुष्टि करते हैं कि आर्य लोग भारत में पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर फैले हुए थे। मध्य देश में अधिकांश जनपदों में आर्य जाति के लोग शासन कर रहे थे। आर्य लोगों का शासन था, जबकि पूर्व में राज्यों में आर्यतर लोगों की संख्या अधिक थी। उनमें से थोड़े से आर्य बहुसंख्यक विजातीय लोगों पर शासन कर रहे थे। वे मगध के चारों प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे तथा निकटवर्ती जंगलों में पाई जाने वाली गजसेना से उसे पर्याप्त बल मिला। इसके साथ ही मगध के आसपास पाए गए लोहे की खानें भांति भांति के शस्त्र बनाकर आर्य जाति को जंगलों को साफ करने में सहायता मिली तथा उद्योग धंधों को विस्तार मिला। गंगा नदी के पास होने के कारण व्यापारिक सुविधाएं बढ़ी। इस आर्थिक दृष्टि से मगध का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया। अब इसको हम समझेंगे बच्चों कि उस समय जो मगध है वह अधिक शक्तिशाली क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण रहे, ऐसे कौन से कारण थे कि मगध उस समय इतना शक्तिशाली हो गया जबकि अन्य जनपद नहीं हो पाए। उसके पीछे कारण रहा बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण पहले ये जानेंगे कि आर्य जाति एक विभिन्न इतिहासकारों का भिन्न भिन्न मानना है कि आर्य, कुछ का कहना भारतीय थे, कुछ का कहना है कि वे एशिया से आए थे, कुछ का मानना था कि यूरोप से आए थे। लेकिन निष्कर्ष ये है कि बच्चों की आर्य विदेशी ज़्यादातर इतिहासकारों ने माना और भारत में आकर यहाँ पर उन्होंने अपनी कि अब क्या था कि बहुत सारे जो राज्य थे उनमें से आर्य बहुसंख्यक विजातीय लोगों पर अर्थात भारतीय लोगों पर आकर उन्होंने अपना शासन करना प्रारंभ। अब मगध की प्रगति का कारण क्या था बच्चों? चारों ओर से वह प्राकृतिक सुरक्षा के उसके पास साधन थे। उसके पास जंगलों में पाई जाने वाली गजसेना से उसे पर्याप्त मिला। जंगलों गज अर्थात हाथी बहुत अधिक मात्रा में उस समय मगध काल में मिलते थे, बिहार में मिलते थे, जिसके कारण उनको हाथियों को सेना में उपयोग में लाया जाता था। तो उसके कारण उसकी जो सेना है मगध राज्य की, वो मजबूत करने में बहुत अधिक बल मिला। उसके साथ ही साथ
लोहे के खाने भी वहाँ पर पाई पर्याप्त मात्रा में मिली, जिसके फायदा हुआ सैन्य संचालन में, अर्थात सेना के लिए हथियार बनाने में उन्होंने उस लोहे का प्रयोग किया। इसके अलावा इसे उन्होंने अस्त्र बनाकर जंगलों को भी साफ किया तथा साथ ही साथ उससे बच्चों उद्योग धंधों को बढ़ावा मिला। और सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था कि मगध साम्राज्य गंगा नदी के पास होने के कारण, उसका निकट होने के कारण व्यापारिक जो सुविधाएं थी उसकी बढ़ी और आर्थिक दृष्टि से उसको बहुत अधिक लाभ प्राप्त हुआ। आगे पढ़ेंगे नए पैराग्राफ। महावंश के अनुसार बिंबसार 15 वर्ष की आयु में मगध नरेश बना। बिंबसार मगध राज्य का प्रथम नरेश था। बिंबसार शक्तिशाली महत्वाकांक्षी राजा था। उसने अपनी स्थिति कुछ वैवाहिक संबंधों से दृढ़ कर ली थी। अब वह अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता था। जैसा अभी मैंने बताया था कि हम संधि कर लें, किसी से अपने रिश्ते जोड़ लें, तो उस प्रकार भी हम अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ा सकते हैं। तो उसने पहला यही कार्य किया कि उसने कुछ राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जैसे कौशल देश के साथ उसने कौशल देश की राजकुमारी से विवाह किया और इसके परिणाम स्वरूप उसे काशी जैसा समृद्ध प्रदेश प्राप्त हो गया। इसके अलावा उसे एक और फायदा हुआ कि वह पश्चिमी राज्य की सीमाओं से वह मुक्त हो गया। अब वह बड़ा निडर होकर पूर्व में अपने राज्य का विस्तार कर सकता था। मगध को उत्तर की ओर से वज्जी संघ में निरंतर भय रहता था। अतः उसने राजकुमारी चेलन्ना से विवाह करके वज्जियों से भी मैत्री कर ली। अब उसने सबसे पहले वैवाहिक संबंधों के द्वारा ही बच्चों अपने संबंध अन्य राज्यों से जोड़े, जिसके परिणाम स्वरूप उसका फायदा हुआ, उसको लाभ हुआ और उसका साम्राज्य विस्तार होता चला गया। आगे ग्रंथों ने क्या बताया? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबसार की मृत्यु अपने महत्वाकांक्षी पुत्र अजातशत्रु के हाथों। बिंबसार एक शक्तिशाली शासक था, लेकिन ऐसा कुछ ग्रंथों का मानना है, बौद्ध ग्रंथ का, कि उसके पुत्र ने ही बिंबसार की हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर। जैसे जैन साहित्य कुछ और कहता है। जैन साहित्य अजातशत्रु को पितृहंता का दोषी नहीं ठहराता। बौद्ध ग्रंथ कहता है कि जो उसका पुत्र है उसने उसकी हत्या कर दी, लेकिन का विपरीत जैन धर्म कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, अजातशत्रु जो है वो पितृहंता नहीं था, ये मन गढ़ंत कहानी बनाई गई है। अजातशत्रु ने आरंभ से ही मित्रता की नीति अपनाई। बिंबसार के प्रति शत्रुता के व्यवहार से क्षुब्ध होकर कौशल नरेश प्रसेनजित को मगध से वापस ले लिया। अजातशत्रु को कौशल से युद्ध हुआ। पहले तो प्रसेनजित की हार हुई, परंतु कुछ समय बाद दोनों में संधि हो गई। अजातशत्रु को न केवल काशी का प्रदेश मिला, अपितु कौशल की राजकुमारी वाजीरा का भी हाथ उसको प्राप्त हो गया। अर्थात वैवाहिक संबंध उसने काशी के साथ अपने स्थापित किए, अपने पिता की तरह। अब अजातशत्रु के बाद कौन गद्दी पर बैठा? उसका पुत्र। उसका क्या नाम था? तो उदयभद्र। वह मगध के सिंहासन पर बैठा। काशी, अंग, वज्जी, इन सबके मगध में विलय हो जाने से अब क्या है, यह साम्राज्य बहुत अधिक बड़ा हो गया था, अर्थात उसका विस्तार हो गया था। राजगृह उस दृष्टि से बहुत उपयुक्त नहीं था, अतएव नए नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की गई। उदयभद्र के बाद अनिरुद्ध, मुंड एवं दर्शक जैसे शासक बच्चों उसके उत्तराधिकारी के रूप में बैठे। इसके पश्चात शिशुनाग मगध का सम्राट बना। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक बहुत समय तक नरेश न रह सका और उसके बच्चों हत्या कर दी गई। अब उसकी हत्या के बाद मगध वंश का बच्चों लगभग अंत हो गया। मगध
कि राज्य अब नंद वंश के हाथों में आ गया। नंद वंश पहला ऐसा राजवंश था जिसने बिंबिसार एवं अजातशत्रु के द्वारा डाली गई नींव पर प्रथम मगध साम्राज्य की स्थापना की। नंद वंश के सम्राटों ने विशाल सेना का संगठन किया एवं देश के लिए एक सुव्यवस्थित और संगठित शासन प्रणाली को जन्म दिया। उसने पाटलिपुत्र को समस्त उत्तरी भारत का केंद्र बना दिया। पाटलिपुत्र ने केवल राजनीतिक वर्ण शिक्षा की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तो मगध साम्राज्य पर बच्चों अब का शासन हो गया नंद वंश का शासन। और उसके बाद आगे पढ़ेंगे एक आरंभिक राज्य। मगध के अंतिम शासक घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने, अर्थात जो अभी हमने मगध वंश के बारे में पढ़ा, का अंत होने के बाद नंद वंश और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है मौर्य वंश के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मगध के अंतिम शासक घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व, महत्वपूर्ण है क्योंकि 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। इतिहासकार प्लूटार्क का कहना है, क्या कहना है, उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया। जस्टिन के विवरण भी से भी पता चलता है कि संपूर्ण भारत उसके अधिकार में था। उसका विशाल साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान कर्नाटक तक, पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम सौराष्ट्र से सोपार और संपूर्ण प्रदेश पर उसका अधिकार हो गया। पश्चिम में भी बच्चों कहाँ तक फैला था, पश्चिमोत्तर में उसका साम्राज्य अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक फैला था। अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का ही पौत्र था उसने और बिंदुसार का पुत्र था, जो भारत के इतिहास का सर्वाधिक प्रसिद्ध और बड़ा शासक माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का के बाद का पुत्र बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक गद्दी पर बैठा, और जो बच्चों अशोक है उसका नाम भारतीय इतिहास में बड़े आदर सम्मान के साथ लिया जाता है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व जो कलिंग का युद्ध, अब 261 ईसा पूर्व आधुनिक उड़ीसा या ओडिशा पर आक्रमण किया और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस संबंध में रोमिला थापर ने भी कहा कि कलिंग उस समय व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य था तथा अशोक की दृष्टि उसके समृद्ध व्यापार पर थी। कलिंग पर आक्रमण करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण अशोक का था कि वह व्यापारिक दृष्टि से बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य था। इसमें बहुत बड़ी भारी संख्या में बच्चों बहुत सारे लोग मारे गए। उसके बाद युद्ध से ही अशोक का जो हृदय है दया से भर गया और बाद में उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर दिया। अब हमें मौर्य वंश की बच्चों जानकारी कहाँ से मिलती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे पास। मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त, मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना। मौर्य वंश का इतिहास जानने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में बच्चों मौर्य वंश की जानकारी देता है। कौटिल्य को हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते, चाणक्य के नाम से भी जानते, और उनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जो उनकी पुस्तक है बच्चों, उसमें पुस्तक तो अर्थशास्त्र है लेकिन जो उसमें वर्णन है वो राज्य से संबंधित है, राजनीति से संबंधित उसमें वर्णन किया गया। इसमें लगभग 6000 श्लोक हैं। यह पुस्तक दर्शन शास्त्र, राज्य पद्धति या राजनीति पूर्ण है और विवाद करने के दृष्टिकोण के स्थान पर शासन हित को दृष्टि में रखकर लिखी गई है।
भारत देश की शासन व्यवस्था को भी उसमें पुरातात्विक साक्ष्य मूर्ति कला से भी मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त। यूनानी राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया का लिखा ग्रंथ, महत्वपूर्ण ग्रंथ है बच्चों, इंडिका। इंडिका में भी मौर्य वंश के साहित्य एक स्रोत है और मौर्य वंश की जानकारी हमें प्राप्त है। मैगस्थनीज बताता है कि भारत की जनता 7 श्रेणियों में बटी थी। इसमें दार्शनिक पहली श्रेणी में आते थे। मौर्य काल के विषय में जानकारी संस्कृत भाषा के कवि विशाख दत्त के लिखे गए नाटक मुद्रा राक्षस से भी प्राप्त होता। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से भी मौर्य वंश पर प्रकाश डाला गया है। इस संबंध में क्षमेंद्र कृत एवं सोमदेव कृत तथा सरित सागर लेखनीय स्रोत है। शोक के शिलालेख मौर्यकालीन अत्यंत उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। लंका के इतिहास ग्रंथ दीपवंश और महावंश ये भी ऐसे ग्रंथ हैं जो हमें मौर्य काल की जानकारी देते हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हमारे पास हैं जो हमें मौर्य वंश की जानकारी बच्चों हमें इससे प्राप्त होती है। महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास विलेख हैं जिससे हमें वहाँ की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें अशोक सम्राट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अशोक कैसा था? अशोक प्रथम सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों की प्रजाओं हेतु शिलालेख पत्थरों पर कुछ स्तंभों पर अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बच्चों और जनता की भलाई के लिए भी उसने शिलालेख यानी कि संदेश, राष्ट्रीय संदेश भी उसने उस पर उसने अपने अभिलेखों में अपने धर्म का प्रचार, क्योंकि उसने बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक ने अपने धर्म की व्याख्या इस प्रकार की है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। धर्म क्या है? धर्म साधुओं और उससे कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान, प्राणियों का वध न करना, जीव हिंसा न करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुओं के प्रति आदर, मित्र परिचितों, बंदियों, ब्राह्मणों तथा क्षमनों के प्रति दानशीलता का उचित व्यवहार और दास तथा भक्तियों के प्रति व्यवहार करना है। अर्थात उन्होंने जो शिलालेख लिखवाए उन्होंने के लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य किए। उन्होंने अपने संदेशों में कहा कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए, दया, दान, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए, माता पिता गुरुओं की आज्ञा माननी चाहिए, जीव हत्या से हमें दूर रहना चाहिए। इस प्रकार बच्चों जो हमारा मगध शासन और मौर्य शासन के प्रमुख शासक रहे हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। आगे हम शासनिक व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक है आपका यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।